शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ जो कि आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक हुकूमत का बड़ा फैसला, गांव कृषि पर पाबंदी के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। आज काबीना के इजलास में ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी गई है। गांव कृषि पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस कल गवर्नर को भेजा जाएगा और गवर्नर की मंजूरी के बाद रियासत में इंसदादे गांव कृषि कानून नाफिज होगा। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए कानून नाफिज करने का फैसला कर लिया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर कर्नाटक से, जहां हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए कानून नाफिज करने का फैसला किया है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद का। रऊफ, आपसे तफसीलात चाहेंगे। बेहद अहम मामला है और लगातार ये कहा जा रहा था कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो घेर रहा है हुकूमत को। जी देखिए, रियासत कर्नाटक की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला आज लिया है। इंसदादे गांव कृषि बिल को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करने का फैसला लिया है। रियासत की काबीना की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। वजीर आला बीएस येडियुरप्पा की सदारत में अभी कुछ ही देर पहले मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया कि ऑर्डिनेंस के जरिए गौ कृषि पर पाबंदी आयद की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ गाय का मतलब नहीं है, बल्कि तमाम बड़े जानवर, चाहे वो बैल हो, भैंस हो, इन तमाम पर जो है पाबंदी, यानी कि एक तरह से मुकम्मल बैन हो सकता है रियासत कर्नाटक में। बीफ पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो सकती है। हम देख सकते हैं कि इस जो नया बिल है, जिसके जो तफसीलात हमारे सामने हैं, उसमें ये बात कही गई है कि सिर्फ 13 साल से जायद उम्र की भैंस को छोड़कर 13 साल से जायद उम्र की भैंस को छोड़कर तमाम जानवरों के ज़बी पर, यानी कि गाय की नस्ल से जुड़े हुए तमाम जानवरों के ज़बी पर पाबंदी रहेगी, उनके काटने पर पाबंदी रहेगी। बाकी तमाम सिर्फ 13 साल से ज्यादा उम्र की भैंस की गुंजाइश कानून में दी गई है। और यहाँ पर इतने सख्त दिफात इसमें शामिल किए गए हैं इस बिल के अंदर कि 3 साल से 7 साल की सजा दी जाएगी जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। और पहली खिलाफ वर्जी करने पर 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मर्तबा खिलाफ वर्जी करने पर 1 लाख से 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। इतनी सख्त दिफात के साथ एक नया कानून जो है रियासत कर्नाटक की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत नाफिज करने जा रही है। और हम देख रहे हैं कि इस मुतनाज़ा बिल को कर्नाटक की असेंबली में मंजूरी, यानी कि असेंबली के कानून साज असेंबली में मंजूरी मिली है, लेकिन कानून साज काउंसिल में हंगामा आ रही के बाद इस बिल को मंजूरी नहीं मिली थी। हाल ही में ये इजलास, असेंबली का इजलास हुआ। इसके बाद रियासती हुकूमत ने ये फैसला लिया कि अब इस बिल को असेंबली के जरिए नहीं बल्कि ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। कल गवर्नर को इस सिलसिले में भेजा जाएगा। बिल्कुल भी ये ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर को भेजा जाएगा। गवर्नर का इख्तियार होगा। गवर्नर वाजूभाई वाला जो रियासत के गवर्नर हैं और जिनका ताल्लुक भी जो है बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ रियासत की हुकूमत को ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आ सकती हैं इस गवर्नर की मंजूरी हासिल करने के लिए। बहरहाल गवर्नर का ये इख्तियार होगा कि वो इस बिल पर और इस ऑर्डिनेंस पर फौरी तौर पर दस्तखत कर सकते हैं या फिर हुकूमत को दोबारा भेज सकते हैं। ये भी इख्तियार गवर्नर का होगा। तो इस बेहद अहम खबर से मुताल्लिक लगातार अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि कर्नाटक हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। गांव कृषि पर पाबंदी के लिए अब ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया है। काबीना के आज के इजलास में ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी गई है और गांव कृषि पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस कल गवर्नर को भेजा जाएगा। और इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर आपको दे दें। सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा के दफ्तर पर पुलिस के छापे के मामले से जुड़ी ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस छापे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। SCBA ने पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी और मनमानी करार दिया है। तो अहम खबर, सीनियर वकील महमूद पराचा के दफ्तर पर पुलिस के छापे के मामले से जुड़ी हुई।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। SCBA ने पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी और मनमानी करार दिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, लगातार हम देख रहे हैं कि ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है, तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, यहाँ साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की कड़ी निंदा की है। हालांकि महमूद पाचा एक एडवोकेट हैं, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अपने सूत्रों के हिसाब से, अपने आरोपों के हिसाब से जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह जांच कर रही है दिल्ली पुलिस, उस पर सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह वकील की पूरी फैसिलिटी पर इस तरह आघात किया जा रहा है और महमूद पाचा को लगातार परेशान किया जा रहा है, जबकि बावजूद इसके कोर्ट ने, यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट ने में जो प्रकरण है, जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसका स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और साथ ही साथ वीडियो फुटेज भी मांगा है कोर्ट ने। बावजूद इसके महमूद पाचा को जो परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर फिलहाल SCBA यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ी निंदा की है और साफ तौर से ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं एक आघात है वकीलों के प्रोफेशन पर। बहरहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का भी वर्जन नहीं आया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में दिल्ली हिंसा से जुड़े हुए पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह जांच की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसको लेकर दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी और साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक बड़ी निंदा की है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कानपुर के सदर डाकखाने महकमे में खलबली मची हुई है। गलती ही कुछ ऐसी है, सदर डाकखाने ने छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के नाम का टिकट जारी कर दिया। 5 रुपए के 12 टिकट छोटा राजन, जबकि इतनी ही रकम के 5 टिकट मुन्ना बजरंगी के नाम से जारी किए गए। यह मंसूबा 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत कोई शख्स मुकर्ररा फीस अदा करके अपना डाक टिकट जारी करवा सकता है, लेकिन ये अमल इतना आसान भी नहीं है। हम लोगों की मीडिया सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि हमारे यहाँ डाक विभाग में जो माई स्टैम्प के द्वारा लोग अपने परिचितों के या मित्रों के जो डाक टिकट बनवाते हैं, उस सुविधा के अंतर्गत कुछ कतिपय जो है सामाजिक तत्वों के भी डाक टिकट बनवाए गए हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत साधारण है और इसमें कोई भी व्यक्ति काउंटर पर जाकर अपना फॉर्म भरकर अपनी ID शो करके वो अपना माई स्टैम्प बनवा सकता है। कोई भी अपने बर्थडे हो या अपने मित्र हो, उनको माई स्टैम्प बनवा के उनको गिफ्ट कर सकता है। ये इसी पर्पज के लिए है। अब इस मामले में जो कस्टमर है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी इस तरह के डिस्प्यूटेड इमेजेस वाले व्यक्तियों का डाक टिकट ना बनवाए। हमारे यहाँ जो कर्मचारी है उसको भी इस सब चीज़ों को ध्यान से देखना भी चाहिए था। तो हम लोग इस पे जांच करा रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि कि किस मामले में कहाँ पर क्या हमारे स्तर पर भी कोई गलती हुई हमारे कर्मचारी के स्तर पर, तो हम लोग ये आगे सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इस तरह की घटनाओं की। तो नाज़रीन, सुना आपने अभी क्या कुछ अफसरान जो है वो कह रहे थे। दरअसल कानपुर में जिस तरह से ये मामला सामने आया है, सदर डाकखाने महकमे में अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं तशवीश देखी जा रही है। छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी जैसे गुंडे और माफियाओं के नाम से ये डाक टिकट जारी किए गए हैं। 5 रुपए के 12 टिकट छोटा राजन, जबकि इतनी ही रकम के 5 टिकट मुन्ना बजरंगी के नाम से जारी किए गए हैं। और कहाँ पे क्या चूक हुई है, कहाँ गलती हुई, इसके लिए अब एक बाकायदा जांच कमेटी बिठा दी गई है। लेकिन इतना बड़ा मामला आखिर किस तरह से सामने आया, जब फोटो दिया गया क्या तब नहीं पहचाना गया, जब ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ी, जब ये छापने के लिए गया क्या तब ये मामला सामने नहीं आया, तो गलती कहां पर हुई, चूक कहां हुई, इन तमाम पर नजर रखी जा रही है।
कानपुर के प्रधान डाकघर में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक योजना के तहत, जिसके अंतर्गत माई पोस्ट योजना के तहत अपनी फ़ोटो का डाक टिकट बनवाया जा सकता है। इस लापरवाही में ये पाया गया कि एक आम आदमी जब वहां पहुंचा तो उसने छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट जारी करा दिए। अब ये जांच का विषय है और अधिकारी कह रहे हैं इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। एक और अहम खबर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से जुड़ी हुई है। कसूरवार रवि कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। साकेत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। आपको बताएं कि रवि कुमार को साकेत कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला काफी सुर्खियों में रहा है और अब इस वक्त कसूरवार रवि कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की है। साकेत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। रवि कुमार को साकेत कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला, जिसमें कसूरवार रवि कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। रवि कुमार को साकेत कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। आज बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जिसका ट्रायल साकेत कोर्ट में हुआ था और जिसमें सजा की थी, उम्र कैद और विभिन्न धाराओं में सजा की थी, आज मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोपी की तरफ से अपील फाइल कर दी है। जो सजा याफ्ता कैदी है, तिहाड़ जेल में है, उनकी तरफ से उसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हमने अपनी अपील में प्रूव किया है कि किस तरह से ट्रायल कोर्ट ने पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया प्रेशर के चलते जिस तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, मूल बातों को, जो डिफेंस एविडेंस थी, जो तथ्य थे, जो सबूत थे, जो ऑफिसर्स थे बालिका गृह के, जो वेलफेयर के लिए कर रहे थे, जिन्होंने वेलफेयर के लिए रिटन में दिए सब कुछ, उनको किस तरह से आरोपी बना दिया गया और आरोपी के बाद सीबीआई जांच के बाद ट्रायल में उनको दोषी बना दिया गया और अब वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। इस वक्त की बेहद अफसोसनाक खबर आपको दे दें। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान की वालिदा का इंतकाल हो गया है। करीमा बेगम का आज इंतकाल हो गया है। आपको बताएं कि AR रहमान अपनी वालिदा करीमा बेगम से बेहद अटैच थे। रूहानी तौर पे वो अपनी वालिदा से बेहद अटैच पाने जाते थे और हर जगह वो अपनी वालिदा का जिक्र जरूर करते थे। और इस वक्त की ये खबर कि अब AR रहमान की वालिदा का इंतकाल हो गया। तो नहीं रही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान की वालिदा करीमा बेगम, उनका आज इंतकाल हो गया। लगातार जितने भी उनके AR रहमान खान के हमने इंटरव्यू देखे, जितनी भी बार उन्होंने बात की, अपनी वालिदा का जिक्र करना वो कभी नहीं भूलते थे। हमेशा कहते थे कि आज वो जो कुछ भी है वो अपनी वालिदा की वजह से है। और आज ये अफसोसनाक खबर कि AR रहमान की वालिदा करीमा बेगम का इंतकाल। और अहम खबर, शिवसेना तर्जुमान संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल अपनी अहलिया को ईडी के जरिए तलब किए जाने पर मीडिया के सामने आए हैं संजय राउत और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन हम किसी सियासी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है।
तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। जो करना है वो कर लो। सर बीजेपी के लोगों ने अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ। बहुत देखा है मैंने आप जैसे। और ये कहा कि 22 लोगों की विधायकों की सूची है। जी हाँ सर, वो थोड़ा विस्तार में बताइए। मेरे पास 1 साल से कुछ लोग बीजेपी की परिवार से आ रहे हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं जो मध्यस्थ हैं, वो बार बार मुझे ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप उसमें मत पड़िए, ये सरकार हम किसी भी हालत में गिराने वाले हैं। हमारे पास केंद्र की सत्ता है, पूरी ताकत है, हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। और एक सूची हमें दिखाई, इसमें प्रताप सरनाईक का भी नाम था, आपने देखा उसका क्या हो गया। तो हम सबको टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे शब्द है, और ये सरकार हम गिराएंगे। मैंने कहा हिम्मत है तो गिरा के दिखाइए, आप महाराष्ट्र में बचेंगे नहीं। सर, आपकी और फडणवीस जी की मुलाकात हुई थी, क्या उस मुलाकात नहीं, में इस तरह का नहीं कोई किया नहीं था उनकी तरफ से? देखिए, उससे आप देवेंद्र जी की कोई बात मत करिए, ये और लोग हैं। कौन नेता है बीजेपी के जो आपके? मैं समय आते उसका पूरा पोल खोल करने वाला हूँ, मेरे पास उसके पूरे एविडेंस है। सर, क्या जाने वाले हैं कल, क्या जिस तरह से समन भेजा गया है तो क्या निर्णय लिया गया है? कल जाकर देखिए, मुझे अब तक ये पता नहीं है कि किस सिलसिले में ये नोटिस है। जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में ईडी ने मुझे पत्र लिखा था, वो डॉक्यूमेंट्स हमने 2 बार उनको भेज दिया। जो जो उनको कागज चाहिए वो हमने दिए। इस देश में करोड़ों के घपले हुए हैं, ईडी वहाँ तक पहुँचने के बाद छोड़िए, सोचा भी नहीं ईडी ने क्या कोई इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है जो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज़्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। तीसरी बार समन भेजा गया है। 30 लोगों के नाम आपके पास है, तो ये क्या आप ईडी को देंगे और कब देंगे? जल्दी ही दूंगा मैं। और मेरे पास ऐसी लिस्ट है जो ईडी के लिए अगर कुछ काम नहीं होगा तो 5 साल तक मेरी लिस्ट पर ईडी काम करते बैठेगी। इतना मेरे पास मसाला मैं भेज रहा हूँ। हमारा क्या है, हमारा तो 50 लाख का लोन का मामला है ना। अरे 50 लाख का ठीक है, 50 करोड़ कर लो आप उसमें, मैं नहीं डरने वाला। उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया है। संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी अहलिया को ईडी के जरिए तलब करने पर मीडिया के सामने अपने गुस्से का इजहार करते नजर आए। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, उसी के ताल्लुक से संजय राउत का कहना था कि हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन हम किसी सियासी दबाव के आगे भी नहीं झुकेंगे। और अब इसके बाद क्या कुछ सियासी रद्द-ए-अमल सामने आएगा, उसकी तफसीलात भी हम आपको लगातार अपने खबरों में देते रहेंगे। ज़राई क़वानीन पर किसानों का एहतजाज जारी है। शदीद सर्दी में किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर में डटे हुए हैं। मरकज़ की बातचीत की दावत को किसानों ने कबूल कर लिया है। ज़राई के मुताबिक आज हुकूमत बातचीत की तजवीज़ पर मंजूरीनामा किसान तंजीमों को रवाना कर देगी। हमने ये करा है कि जो कानून है ये कानून बदले जाए, इनमें संशोधन नहीं चाहते। ठीक है,
बिजली का एक कानून लेकर आ रहे हैं, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। ये किसान को और बांधने का प्लान कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून बने। अब एक चीज थोड़ा है, किसान तो 70 साल से बर्बाद हो गया देश की आजादी से। हाँ, किसान की तो सुनी नहीं। हाँ, भाग लगाया गाँव मोड़ में भेजा है साहब, उनने लगाया कुछ गणित का सवाल भेजा उन्होंने कहा कि वो कलम ले बैठी, वो नफी में ले जाना चाहती हैं, तो हम उसके ऊपर ऐसे क्रॉस मार देना तो जमा हो जाएगा। तो 33 जमा 33, तो इतने दिन आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर फेड़ छेड़खानी नहीं करे तो उसको थोड़ा सा तिरछा कर दियो तो गुणा में चला जाएगा। तो 33 गुणा 33 दिन फिर आंदोलन चलेगा। ये बता देना सरकार को, ये गाँव वालों ने बता। डायरेक्ट भी अगर आप बेचोगे, बिचौलवा भी रहेगा या डायरेक्ट भी हम आप बेच सकते हैं उसको, लेकिन एक समर्थन मूल्य तो चाहिए ना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे ना कोई भी खरीद करे। ये सब लोगों ने कहा है। वहीं कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी सरकार फिर से इख्तियार में है। लाखों किसान एहतजाज कर रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं। आज फिर उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वही अंग्रेज जो अब काले अंग्रेजों की शक्ल धारण कर गए हैं, आज फिर उन जैसी सरकार देश की सत्ता में नजर आती है। करोड़ों करोड़ों किसान, इस देश का 62 करोड़ अन्नदाता, इस देश के लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरान को उस देश के किसानों की पीड़ा नजर नहीं आती। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इस देश के करोड़ों देशवासियों और कांग्रेस जनों की ओर से हम कहेंगे, प्रधानमंत्री जी राजहट छोड़िए, प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह का व्यवहार छोड़िए, प्रधानमंत्री जी अंग्रेजों जैसा व्यवहार इस देश की जनता से करना बंद करिए और इस देश के किसानों से बात करिए। 45 किसान पिछले दिनों के अंदर अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। कोरोना वबा के दरमियान नए साल की आमद है। बेंगलुरु में लोग नए साल का इस्तकबाल करने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ खास केक शो का इनेकाद किया गया है। क्रिसमस और नए साल की मुनासिबत से मुनक़दा इस केक शो में एक से बढ़कर एक केक के मॉडल तैयार किए गए। खास तौर पर कोरोना की अलामत का एक केक भी यहाँ तैयार किया गया, जो कि हर किसी की तवज्जो का मरकज बन गया है। तारीखी इमारतें, शख्सियतों के मॉडल्स भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। जानवरों, परिंदों, दरख्तों के डिज़ाइन का भी यहाँ इस्तेमाल किया गया है। कन्नड़ फिल्म अदाकार जगदीश और दीगर ने इस केक शो में हिस्सा लिया और नए साल की सबको मुबारकबाद पेश की। 3 जनवरी तक जारी रहने वाले इस केक शो में बड़ी तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं और साल 2021 का इस्तकबाल कर रहे हैं। After the visit that cake show of 46th year, it's a very beautifully the structure what is the made in the cake actually. So that's a Tamanjari and other statues like Nataraja, Ganesha. So Corona, even you can see the Corona you can enjoy it, sir. Actually, it's very beautifully designed. I never expect this, but it's very beautifully designed. The all Bangalore people, they can come along with their family and the children, they can enjoy, sir. हर साल हर एक वर्ष में मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सभी आती हूँ, पर इस साल तो कुछ अलग ही है, यूनिक है। जैसे वो कोरोना का जो है ना केक, कोरोना का केक जो है एकदम अलग है। जैसे मास्क यूज करना और 250 kg का केक इतना अच्छा बनाया है वो। हैरी पॉटर, उसका भी कुछ 2-3 चीजें अंदर में, बहुत प्यारा है वो, तो इतना अच्छा बनाकर है ना, मतलब। तो खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइन